हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस कर रहे थे और लाइब्रेरी साइंस में हमारा यूनिट 4 चल रहा है। ठीक है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका सूचना स्रोत होता है उसको जब हम लोग बांटते हैं, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका डिवीज़न करते हैं, तो जो आपका सूचना होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने का ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको PYQ भी करवा दूंगा साथ का साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया है कि सूचना क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया है सूचना क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो सूचना को कितने प्रकार में विभाजित किए थे। तो आप लोगों को पता ही है 4 प्रकार में विभाजित किए थे। तो ये चीज़ हो गया। आज हम लोग जानेंगे कि जो आपका सूचना होता है उसका कितना प्रकार होता है। जो आपका सूचना होता है उसका कितना प्रकार होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका सूचना होता है उसका मुख्यतः 2 प्रकार होता है। जो आपका सूचना होता है उसका मुख्यतः 2 प्रकार होता है। एक तो होता है आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्स, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। वैसा सोर्स जो आपका लिखित फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्स, यानी प्रलेखीय स्रोत। ठीक है, जो आपका दूसरा होता है सूचना, वो कैसा होता है, वो होता है आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। क्या होता है आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रलेखीय स्रोत। ठीक है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। जो आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है ये क्या होता है, लिखित रूप में होता है। डॉक्यूमेंट्री सोर्स को क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। इसका हिंदी में मतलब होता है प्राथमिक स्रोत। क्या होता है प्राइमरी सोर्स का मतलब, प्राथमिक स्रोत। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सोर्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। क्या बोलते हैं, द्वितीयक स्रोत। ठीक है, और जो आपका तीसरा है ये क्या है, तो ये है आपका टर्सरी सोर्स। क्या होता है आपका, ये होता है आपका टर्सरी सोर्स, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तृतीयक स्रोत। ठीक है, तो हमने आपको यही बताया कि जो आपका सूचना होता है उसको 3 प्रकार में बांटा गया। जो आपका सूचना है वो पहले डॉक्यूमेंट सोर्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स 2 पार्ट में बांटा गया है। अब जितना भी आपके पास लिखित दस्तावेज है उसको आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्री सोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स। क्लियर हो गया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ बच्चों, क्या पूछता है आपसे पूछता है कि ये बताओ जो आपके हैंसन थे उन्होंने हमारे सूचना को कितने पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी हमारा प्रालेख था, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो याद रखना जो आपका हैंसन थे इन्होंने 1971 में जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा प्रालेख है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या, एक को इन्होंने बोला प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला सेकेंडरी सोर्स। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हैंसन ने जो हमारा सूचना स्रोत है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद आपके कौन है, डेनिस गॉर्गन है। कौन है आपके, डेनिस ग्रोगन। ये जो डेनिस ग्रोगन है इन्होंने हमारे सूचना को 1982 में 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स। याद रखिएगा, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी प्राथमिक सूचना स्रोत। दूसरा इन्होंने रखा आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी द्वितीयक सूचना स्रोत। ठीक है, और तीसरा इन्होंने क्या बोला, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या, तृतीयक सूचना स्रोत, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, तो अब बताओ, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सूचना स्रोत को 3 भाग में किसने बांटा, तो आप क्या बोलोगे, डेनिस गॉर्गन ने। कब बांटा, 1982 में। आपसे पूछा जाएगा सूचना स्रोत को 2 भाग में किसने बांटा, हैंसन ने बांटा। किसने बांटा, हैंसन ने बांटा। कब बांटा, 1971 में बांटा। और क्या क्या बोला, एक को बोला प्राइमरी और एक को क्या बोला, सेकेंडरी। क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स
और टर्सरी सोर्स को एक एक करके पढ़ते हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए हमारे पास तीन है, क्या क्या, एक है आपका प्राइमरी, प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक। क्या बोलते हैं प्राइमरी को, प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। देखिए समझने पे जोर दीजिए, प्राइमरी ही बोलते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी हम लोग, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी हम लोग द्वितीयक को बोलते हैं। और टर्सरी, टर्सरी किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये अपना तृतीयक को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, तृतीयक को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझा दूंगा, आपको याद करने का दिक्कत एकदम ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जो आपका सूचना है इसको तीन पार्ट में, तीन भाग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया डेनिस गॉर्गन के द्वारा 1982 में। देखो प्राइमरी क्या होता है उसको समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ध्यान से आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। मान लो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कौन हूँ, साइंटिस्ट हूँ, और मैंने एक घड़ी बनाया। मैंने क्या बनाया, एक घड़ी बनाया। ये घड़ी कैसा है, ये घड़ी ऐसा है कि जो भी इसको पहनेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। मान लो वो मिस्टर इंडिया बन जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, उसको कोई देख नहीं सकता। ऐसा मैंने एक घड़ी बनाया। तो जब मैं ये घड़ी बनाया, जब मैं ये घड़ी बनाया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके बारे में लिखूंगा कि ऐसे ऐसे घड़ी बना रहे हैं, ये चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो वो जो घड़ी बनाया उसके बारे में सरकार ने क्या बोला कि देखिए आपने जो भी घड़ी बनाया उस घड़ी के बारे में हमको सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने उसके लिए क्या लिखा, एक किताब लिखा, और उस किताब में इस घड़ी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखा। तो घड़ी कौन बनाया, मैंने। इंफॉर्मेशन किसने लिखा, मैंने। मतलब मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने सारा कुछ खुद से किया। ये जो इंफॉर्मेशन है ये पहले से एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। इस इंफॉर्मेशन का बिगिनिंग, शुरुआत, इस इंफॉर्मेशन का जन्म कहां से हो रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन का जन्मदाता मैं हूं। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन आएगा ये किस में हो जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, प्राथमिक में हो जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आ गया, आपके पास आ गया, अदर राइटर के पास में ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब अदर राइटर इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के अलग अलग जगह से और सोर्स से करके इस इंफॉर्मेशन से अलग एक किताब निकाल दिए। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। समझिए, जन्मदाता इस घड़ी का कौन था, मैं था। मैंने इसका सारा इंफॉर्मेशन बनाया, सारा कुछ लिखा, सारा कुछ नया चीज था, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। लेकिन ये घड़ी का बात, घड़ी का जो आपका रिपोर्ट है ये मार्केट में आ गया। अब इस घड़ी के ऊपर अलग अलग लोगों ने काम किया और वो अलग अलग लोगों ने राइटर को कुछ बातें बताया और राइटर ने फिर इस घड़ी के ऊपर लिखा। और किसको बेस मानते हुए, तो मेरे किताब को बेस मानते हुए। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स। ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स। अब देखो टर्सरी सोर्स क्या होगा, तो टर्सरी सोर्स में आधा बात इसका लिया जाएगा और आधा बात इसका लिया जाएगा, और इस पे बेस्ड मान के चलो कोई मूवी आ गया जिसमें बताया गया कि अदृश्य होने वाली घड़ी, अदृश्य होने वाली घड़ी की कहानी जानिए। तो वो जो अदृश्य घड़ी होने वाली कहानी जो बनाएगा जो डायरेक्टर, वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरे किताब को पढ़ेगा, फिर मार्केट में जो अलग अलग किताब अवेलेबल है उसके आधार पर उसको पढ़ेगा, और उन दोनों को मिला के जो किताब, जो मूवी बनाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका टर्सरी सोर्स हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है वो एक ऐसा स्रोत होता है जो मार्केट में कैसा होता है, जो आपके मार्केट में पहली बार जो आया रहता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राथमिक स्रोत बोल देते हैं। जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है इसका हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका नवीनतम जानकारी के आधार पर होता है। किस पे होता है, जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है ये आपका नवीनतम जानकारी के आधार पर होता है, जो भी न्यूली ऑपरेशन होता है। जैसे और समझिए, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं। हम लोग जैसे क्या पढ़ते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं। तो रामायण हम लोग पढ़ते हैं तो किसी ने हमको बोला कि देखो जो राम भगवान है वो कहाँ रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। तो ये चीज का हम लोग प्रूफ करेंगे कि राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो कैसे हुआ था, तो हम लोग कोई ग्रंथ लेंगे, तो वो जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ से इस बात का हमको पता चलता है कि राम भगवान अयोध्या में जन्म लिए थे, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया,
अब राम भगवान के बारे में मार्केट में अलग अलग किताबें, उन सारे किताबों को जब हमने फिल्टर किया और उसके ऊपर अध्ययन किया तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स। और अब हम इन दोनों किताबों का यूज करके एक मूवी बना दिए या एक अलग टाइप का आर्टिकल लिख दिए, ये आपका क्या हो गया, टर्सरी सोर्स हो गया। ये क्या हो गया आपका टर्सरी सोर्स हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला ढूंढा, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना a + b का होल स्क्वायर, तो मान लो मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ दिया x + n का 8 गुना, ये ऐसा मान लो कोई मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मैंने बनाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी सोर्स। और इस फॉर्मूला के आधार पर फिर कोई मार्केट में किताब आएगा, सेकेंडरी सोर्स। और इन दोनों का यूज करके कुछ आएगा तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी सोर्स। अब मैं आपको एक एक चीज बताते जाता हूं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, और इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए प्राइमरी सोर्स। क्या डालिए, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, क्या होता है आपका प्राइमरी सूचना स्रोत। प्राइमरी सूचना स्रोत, प्राइमरी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्राथमिक सूचना स्रोत। क्या बोल देते हैं इसको, हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक सूचना स्रोत। इसके बारे में मैं आपको एक एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत होता है ये क्या होता है, ये आपका न्यू होता है। इसके अंदर आपको नवीनतम जानकारी मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहली बार प्रकाशित होता है। ये कब होता है, ये पहली बार प्रकाशित होता है। न्यूनतम जानकारी मिलता है, नवीनतम जानकारी मिलता है। इसका जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो पहली बार प्रकाशित होता है, प्रथम बार क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। इसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसके अंदर हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर कोई भी एडिशन, कोई भी एडिट करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आप लोग समझ गए। इसका अंदर जो आपका क्या होता है, जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत होता है, जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत होता है, ये क्या होता है, जो भी चीज पहली बार बताया जाता है उसी के आधार पर होता है। जैसे कोई इन्वेंशन है, जो इन्वेंशन पहली बार हो रहा है, ये आपका किसके अंदर आएगा, तो ये आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। ये जो होता है आपका ओरिजिनल के आधार पर होता है, कोई भी चीज ओरिजिनल है उसी के आधार पर होता है। जैसे मान के चलिए मैं गया रेलवे कारखाना, मैंने कोई रेलवे कारखाना में एक चीज देखा कि रेलवे का जो व्हील है वो खराब हो रहा है, इंस्पेक्शन किया, रिपोर्ट जारी कर दिया। तो पहली बार में जो रिपोर्ट जारी किया वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी जो आप फर्स्ट इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है, जब कभी भी आप फर्स्ट इंस्पेक्शन करते हो तो ये क्या हो जाता है आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाता है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, वैसा जो आपका क्या हो, नवीनतम हो, पहली बार प्रकाशित हुआ हो, जिसके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते हो, जिसके अंदर आप इन्वेंशन इंक्लूड किए हो, जिसका आप लोग प्रथम निरीक्षण करते हो, प्रथम निरीक्षण के आधार पर होता है, फर्स्ट इंस्पेक्शन के आधार पर होता है, और जिसके अंदर आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, ये क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में सिंपल याद रखो, वैसा सोर्स जो पहली बार आया हो, जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो। तो ये हो गया आपका प्राइमरी। पहले डेफिनेशन समझिए, फिर आपको एग्जांपल भी करवाएंगे। देखो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज याद रखना, जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है, जो आपका क्या है, जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है, ये एक ऐसा स्रोत होता है जो आपका क्या होता है, तो जो आपका बेस्ड होता है किसके आधार पर, जो आपका बेस्ड होता है आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये एक ऐसा सूचना स्रोत है जो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स पे क्या होता है, बेस्ड होता है। क्या होता है आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई घड़ी बनाया, मैंने क्या बनाया, कोई घड़ी बनाया, उस घड़ी का मैंने किताब लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में बताया होगा। तो वो किताब जब मार्केट में आया, वो किताब जब मार्केट में आया तो उसको किसी ने मान के चलो क्या किया, पढ़ा, और उसके बाद उसको ये किताब का दूसरा कॉपी निकाला जिसमें उन्होंने क्या किया, हमारे बात को ही मॉडिफाई करके कुछ लिखा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। तो याद रखना, जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये आपका प्राथमिक सूचना के आधार पर होता है। ये कैसा होता है, तो ये आपका प्राथमिक सूचना के आधार पर होता है। जो चीज भी प्राथमिक सूचना के आधार पर होता है उसी को हम लोग द्वितीयक सूचना स्रोत भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है
है ये प्रकाशित तभी होगा जब आपका प्राथमिक सूचना प्रकाशित हो। प्राथमिक सूचना के प्रकाशित होने के बाद भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, प्रकाशित होता है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है यानी जो द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये पहली बार में प्रकाशित हो जाता है या बाद में प्रकाशित हो जाता है। तो आप बोलोगे जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है वो तभी प्रकाशित होगा जब आपका प्राथमिक सूचना स्रोत प्रकाशित हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये आपका प्राथमिक सूचना स्रोत के आधार पर होता है। जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये हेल्प करता है ताकि जो लोग हैं वो प्राइमरी यानी जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत होता है उसके बारे में जान पाए, उस तक आसानी से पहुंच पाए। तो द्वितीयक सूचना स्रोत जो होता है वो आपको प्राइमरी सूचना तक पहुंचने में क्या करता है, आपको मदद करता है। क्या करता है? आपको मदद करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सूचना स्रोत क्या होता है, द्वितीयक सूचना स्रोत क्या होता है। ठीक है, आगे आप तो आप बोलोगे हाँ। जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है इसको पब्लिश हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि ये क्या कर सके, कोई विशेष उद्देश्य को क्या कर सके, पूरित कर सके। कोई भी विशेष उद्देश्य को क्या कर सके, पूरित कर सके। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्वितीयक सूचना स्रोत। ठीक है, ये जो आपका स्रोत होता है वैसा स्रोत होता है जो आपका प्राथमिक स्रोत के ऊपर क्या करता है, आपको एक तरह से इशारा करता है। ठीक है, इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो क्या होता है, वेल मैनेज्ड होता है, वेल अरेंज्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है वो तो आपको पहली बार पब्लिश कर दिया जाता है, उसमें तो एक ही आदमी का दिमाग रहता है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है, ये जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको व्यवस्थित ढंग से इसको क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। ये क्या होता है, ये आपके नवीन ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नवीन ज्ञान है, जैसे रिसर्च कुछ हो रहा है तो वो तो आपका प्राथमिक सूचना में ही आ जाएगा। लेकिन जो आपका द्वितीयक सूचना है इसमें तो उसी ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से अच्छे ढंग से लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने खोजा ABCD, मैंने क्या खोजा, A खोजा, Z खोजा, Y खोजा, ABCD पूरा अल्फाबेटिकल खोजा। लेकिन सबसे पहले मैं A खोजा तो मैंने A लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने मान लो कोई किताब था उसमें मैंने पहले A खोजा, A लिख दिया। फिर मैंने D खोजा तो D लिख दिया। फिर मैंने B खोजा तो B लिख दिया। फिर मैंने C खोजा तो C लिख दिया। लेकिन मैंने पहले खोजा A तो पहले A लिखा, फिर मैंने खोजा D तो D लिखा, फिर मैंने खोजा C तो C लिखा, फिर मैंने खोजा B तो B लिखा। लेकिन जब आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होगा तो इसी में क्या कर दिया जाएगा, ABCD को क्रम वाइज लिख दिया जाएगा, ABCD। इससे ये हुआ कि वेल अरेंज फॉर्म में आ गया। तो जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये क्या होता है, ये आपका प्राथमिक स्रोत के ऊपर बेस्ड होता है। ये एक ऐसा होता है जो आपका न्यू ज्ञान कुछ नहीं होता है, बस उसी ज्ञान को हम लोग क्या कर देते हैं, एक व्यवस्थापक ढंग से हम लोग लिख देते हैं। जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये क्या करता है, आपका नव यानी जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये आपको प्राइमरी सूचना तक पहुंचने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया ये बात? आप बोलोगे हाँ ये चीज क्लियर हो गया। और लास्ट आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तृतीयक सूचना स्रोत। क्या बोलते हैं, तृतीयक सूचना स्रोत। तो देखिए जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन होता है ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के आधार से जो निकलता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी इंफॉर्मेशन। वैसा सूचना स्रोत जो पाठक को, वैसा सूचना स्रोत जो पाठक को प्राथमिक और द्वितीयक सूचना स्रोत को उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है उसी को हम लोग टर्सरी सूचना स्रोत कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए तो जो आपका प्राथमिक और सेकेंडरी यानी द्वितीयक सूचना स्रोत से जानकारी को निकाल के जो मिलता है वही क्या हो जाता है, आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे मान लो मैंने घड़ी बनाया तो प्राथमिक स्रोत, उस घड़ी के बारे में किसी ने लिखा तो द्वितीयक सूचना स्रोत, और उसी के ऊपर मेरे घड़ी के ऊपर क्या बन जाए, कोई मूवी बन जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक स्रोत। क्लियर हो गया आपको? आप बोलोगे हाँ सर। तो जो आपका तृतीयक सूचना स्रोत होता है ये आपका प्राइमरी सूचना स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत और आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के आधार पर होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, तृतीयक सूचना स्रोत होता है। यानी जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर भी आपका कोई भी न्यू नॉलेज नहीं होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग एक अच्छे ढंग से लिख देते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका नवीन ज्ञान है वो किस में आता है, तो
प्राइमरी सोर्स। क्या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में, सेकेंडरी सोर्स में नवीन ज्ञान आता है? नहीं आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन यानी तृतीयक स्रोत है, ये किसके बाद मार्केट में आता है, किसके बाद ये पब्लिकेशन आता है? तो बोल देना ये सबसे पहले तो प्राथमिक आता है मार्केट में, फिर आपका द्वितीयक आता है, और जब द्वितीयक भी आ जाता है तो उसके बाद आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन आता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, टर्सरी इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर इतना बात तो हमको पता चल गया, ठीक है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? बताओ जो आपका सूचना का प्रकार है उस सूचना को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में, डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। फिर मैंने आपसे पूछा था ना कि बताओ जो आपका सूचना का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो आप बोलोगे हैंसन 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। और आपका 3 पार्ट में किसने डिवाइड किया था? क्या बोलोगे? तो आप बोल दोगे डेनिस गॉर्गन। प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत और तृतीयक सूचना स्रोत। आपसे पूछेगा प्राइमरी सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत और तृतीयक सूचना स्रोत किसने डिवाइड किया? तो आप लोग बोल देना डेनिस गॉर्गन ने। और उन्होंने इस बात का जिक्र किसमें किया था? तो उनका एक किताब था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कब आया था? 1982 में। उसी में इन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी सूचना स्रोत का क्या किया था? जिक्र किया था। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं कि प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर क्या आएगा, द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर क्या आएगा और आपका टर्सरी के अंदर क्या क्या आएगा, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए प्राथमिक सूचना स्रोत। बाकी आप पता है अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप नोट्स ले लेना, ठीक है। आप नोट्स के लिए मैसेज कर देना 9430851094 पे, क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप भूल जाओगे। तो अगर आप नोट्स ले लोगे तो उस नोट से आप पढ़ोगे, जैसे मैंने भी आपको समझा दिया, तो उस नोट्स को जब आप समझोगे ना तो आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा। तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा कितने में? 269 रुपीज़ में। देखो नोट्स का मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो नोट्स को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ये देखो हिंदी में इस नोट्स को बनाया गया है और इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। देखो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया गया है ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए कंप्लीट नोट्स तो आप मैसेज कर देना किस पे? 9430851094 पे आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा 269 पे, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल आपको समझाता हूँ, लिखाता तो हूँ नहीं, तो आप कैसे रिवीजन करोगे, है ना। चलिए तो मैं आपको यही बता रहा था कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के में क्या क्या आता है। आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ स्टैंडर्ड किसके अंदर आता है, मानक किसके अंदर आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा पेटेंट किसके अंदर आता है, आपसे पूछेगा कि जो आपका शोध प्रबंध होता है वो किसके अंदर आता है। तो बताओ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे। आप बोलोगे हाँ सर, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। प्राथमिक सूचना स्रोत, प्राथमिक सूचना स्रोत ये है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सूचना स्रोत। ये एक ऐसा स्रोत है जिसमें जो भी आपका सूचना होता है वो पहली बार प्रकाशित होता है। इसके अंदर आपको नवीनतम जानकारी मिलता है। प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आपको नवीनतम जानकारी होता है, इसका हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया। अब बताओ एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो सबसे पहला आप लोग एग्जाम्पल बोलना थेसिस। थेसिस जो होता है ये आपका किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स का। आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताओ जो आपका थेसिस है वो प्राइमरी के अंदर आएगा, प्राथमिक के अंदर आएगा, द्वितीयक के अंदर आएगा, द्वितीयक सोर्स के अंदर आएगा, तृतीयक सोर्स के अंदर आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे? थेसिस जो है ये आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रिसर्च जनरल किस में आएगा, रिसर्च जनरल किस में आएगा। तो आप लोग बोल देना कि जो आपका रिसर्च जनरल होता है वो आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? आपका प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो आपका रिसर्च मोनोग्राफ होता है, मैं आपको अभी क्लास के बाद ना आपको जरूर बताऊंगा कि रिसर्च मोनोग्राफ क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, थेसिस क्या होता है। तो आप घबराइए नहीं, मुझे सीक्वेंस से पढ़ाने दीजिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। रिसर्च मोनोग्राफ क्या आता है, क्या होता है? तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा रिसर्च मोनोग्राफ किसके अंदर आता है? प्राथमिक के अंदर आता है, द्वितीयक के अंदर आता है, या आपका तृतीयक के अंदर आता है? तो रिसर्च मोनोग्राफ भी आपका प्राथमिक के अंदर आता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग किसके अंदर आता है? क्या आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग किसके अंदर आएगा? तो आप लोग बोल देना कि देखो सर जो आपका कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग होता है ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है। फिर पूछेगा आपसे कि
कि जो आपका पेटेंट होता है ये किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है। छठा आपसे पूछेगा कि स्टैंडर्ड किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर ही आता है। जो आपका स्टैंडर्ड होता है ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है। आपसे पूछेगा बताओ जो आपका ट्रेड होता है ये किसके अंदर आता है, तो आप बोलोगे कि जो आपका ट्रेड होता है ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है। ट्रेड लिटरेचर ये किसके अंदर आता है, आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अनपब्लिश्ड लिटरेचर, ठीक है, अनपब्लिश्ड लिटरेचर किसके अंदर आएगा, अनपब्लिश्ड लिटरेचर, तो ये भी आप लोग बोल देना प्राथमिक स्रोत के अंदर आएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर भी डेली पब्लिश होता है, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, प्राथमिक स्रोत के अंदर आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा फोटोग्राफी कि जो आपका फोटोग्राफी है ये कौन सा सूचना का स्रोत है, तो बोल देना कि सर देखो जो आपका फोटोग्राफी होता है ये भी आपका प्राथमिक स्रोत है। आपसे पूछा जाएगा 11वां नंबर पे कि अनपब्लिश्ड लिटरेचर, अनपब्लिश्ड लिटरेचर किसके अंदर आएगा, तो आप लोग बोल देना अनपब्लिश्ड लिटरेचर भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर ही आता है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। प्राथमिक स्रोत का विशेषता यही था कि इसके अंदर आपका नवीन इंफॉर्मेशन होता है, नवीन सूचना का स्रोत होता है। ठीक है, इसके अंदर आप मौलिक और प्रमाणिक ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका शोध और अनुसंधान के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जब मैं आपको पेटेंट बता रहा हूं तो आपसे एग्जाम में कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो भारत इंडियन पेटेंट एक्ट है ये कब आया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, तो आप लोग बोल देना 1970। इंडियन पेटेंट एक्ट भारत में कब आया था, 1970। और इसको लागू कब कर दिया गया था, तो याद रखना इसको लागू कर दिया गया था 1972 में। तो हो गया जवाब। पेटेंट कब आया था, तो 1970 में। इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में। और इसको लागू कब कर दिया गया था, तो 1972 में। क्लियर हो गया, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का निर्धारण कौन करता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप चलो भारत में रहो चाहे आप बांग्लादेश में जाओ, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1 किलो का मतलब होता है ना 1000 ग्राम। आप आम लेने गए, बोले दुकानदार को भैया हमको 1 किलो आम दो, तो चाहे आप सहरसा में 1 किलो आम लो या आप पटना में 1 किलो आम दो, चाहे दिल्ली में आम 1 किलो लो, चाहे आप कानपुर में 1 किलो आम लो, 1 किलो आम सब जगह आपको बराबर मिलेगा। तो ये किसका कमाल है, तो ये आपका स्टैंडर्ड का कमाल है। कोई दुकानदार ऐसा भी तो कर सकता था कि 1 किलो को एकदम वो 900 ग्राम मान ले, कोई दुकानदार 800 ग्राम कर ले। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे देश में कौन काम करता है, तो हमारे देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड काम करता है। कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इन्होंने क्या फिक्स करके रखा है, स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है कि इस चीज़ के लिए इतना ही होगा और आपको इस चीज़ को मानना होगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है, आपका भारत में मानक निर्धारण करता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसका पुराना नाम क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और ये सारे आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आपके नोट्स में काफी अच्छे से व्यवस्थित ढंग से दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पुराना नाम क्या है, तो आप लोग बोल देना इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ, तो आप लोग बोल देना 6 जनवरी 1947 को इसका स्थापना हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, तो आप लोग बोल देना 1 अप्रैल 1987 को इसका नाम क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। तो क्लियर हो गया। जो भारत में जो मानक निर्धारण करता है कौन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका पुराना नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। कब स्टैब्लिश हुआ, 6 जनवरी 1947 को। नाम चेंज कब हुआ, 1 अप्रैल 1987 को। ये अपना एक मैगजीन निकालती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक दूत। आपसे पूछा जाएगा कि मानक दूत कौन निकालता है, तो आप लोग बोल देना कि मानक दूत जो है ये आपका कौन निकालता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निकालता है। कौन निकालता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 3 बुलेटिन भी प्रकाशित करती है। क्या करती है, 3 बुलेटिन भी प्रकाशित करती है और ये महीने में प्रकाशित होता है। कौन कौन सा, तो एक हो जाता है आपका स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर। क्या हो जाता है आपका, स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर। आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर कौन प्रकाशित करता है, तो आप क्या बोल दोगे, भारत में होना, भारत मानक ब्यूरो। ठीक है, भारत मानक ब्यूरो को कब बनाया गया, 6 जनवरी 1947 को। इसका नाम कब बदला गया था, 1 अप्रैल 1987 को। पहले नाम क्या था, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
बाद में क्या हो गया, भारत मानक ब्यूरो। इसका जो एक मैगजीन आता है, पत्रिका आता है, उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मानक दूत। ये जो आपका महीना महीना जो मैगजीन, महीना महीना जो ये बुलेटिन, ध्यान रखना, बुलेटिन जो प्रकाशित करता है वो कौन कौन सा करता है, तो आप लोग बोल देना स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड मंथली एडिशन, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड मंथली एडिशन, और एक हो जाएगा आपका करंट पब्लिश इंफॉर्मेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया जो ये प्रकाशित करती है महीना में। बुलेटिन कौन कौन सा, स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर, स्टैंडर्ड मंथली एडिशन और आपका करंट पब्लिश इंफॉर्मेशन, और ये मंथली होता है। मानक दूत जो है ये आपका पत्रिका है। 1 अप्रैल 1987 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 6 जनवरी 1947 को इसको नई दिल्ली में क्या किया गया था, बनाया गया था, और इसका पहले नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, बाद में हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बात याद रखना। तो ये तो भारत के रूप में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज का स्टैंडर्ड कौन निर्धारित करता है, तो ये आप लोग बोल दोगे इंटरनेशनल, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका एक मानक फिक्स करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग बोल देना जनेवा में है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1947 में। तो भारत मानक ब्यूरो का भी 1947, और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी आपका 1947 में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड के बारे में बताया, मानक क्या होता है, मैंने आपको और क्या बताया, मैंने अभी आपको और एक चीज बताया था, पेटेंट क्या होता है। इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में, लागू कब हुआ, 1972 में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। तो अब बात आता है कि जो आपका अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो आपका अप्रकाशित स्रोत होता है वो क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अप्रकाशित स्रोत जो है ये किसके अंदर आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो जो भी आपका अप्रकाशित स्रोत है ये आपका किसके अंदर आएगा, तो ये आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा दोस्तों, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा, ठीक है। प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आएगा, ठीक है, प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आएगा। जैसे जो आपका डायरी है, ये किसके अंदर आएगा, अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। जो आपका पत्र है यानी जो आपका लेटर है ये किसके अंदर आएगा, अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। जो गवर्नमेंट का पेपर होता है ये भी किसके अंदर आएगा, अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। जो आपका क्वाइंस है यानी जो आपका सिक्का है ये भी किसके अंदर आएगा, तो अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। और जो आपका इंस्क्रिप्शन है, जो आपका क्या है, इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग शिलालेख भी बोलते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, शिलालेख भी। स्पेलिंग पे मत जाना, आपके नोट्स में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो जो आपका इंस्क्रिप्शन है ये भी किसके अंदर आएगा, अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। और ये सारा अप्रकाशित स्रोत किसके अंदर आएगा, तो ये सारा अप्रकाशित स्रोत आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर आएगा। किसके अंदर, प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछेगा ऐसे कि बताओ जो आपका गवर्नमेंट पेपर है वो किसके अंदर आएगा, प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत या आपका तृतीयक सूचना स्रोत, तो आप क्या बोल दोगे, ये आपका प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लेटर किसके अंदर आएगा, तो आप लोग बोल दोगे कि देखो जो आपका लेटर है ये भी आपका प्राथमिक के अंदर आएगा। आपसे पूछा जाएगा क्वाइंस, प्राथमिक के अंदर। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यही बात बताया, शुरू से एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि देखो जो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है ये क्या है, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऐसा स्रोत है जो पहली बार प्रकाशित होता है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, प्राथमिक सूचना स्रोत वह है जो जिसके अंदर आपको नवीनतम जानकारी मिलता है। प्राथमिक सूचना स्रोत वह है जिसका आप लोग संशोधन नहीं कर सकते हो। इसके बारे में हमने पढ़ा कि थेसिस, रिसर्च जनरल, ठीक है, रिसर्च मोनोग्राफ, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट, स्टैंडर्ड, ट्रेड लिटरेचर, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफी, ये सारा किसके अंदर आता है, तो प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर आता है। फिर मैंने आपको बताया पेटेंट कब आया था, तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया था। लागू कब हुआ था, 1972 में। फिर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करती है, इसको देख रेख करती है। और अगर हम लोग बात करें फॉरेन में, तो फॉरेन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसको क्या करती है, देख रेख करती है। फिर मैंने आपको बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पहले जो नाम था वो था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन,
इसको इस्टेब्लिश किया गया 6 जनवरी 1947 को, और बाद 6 जनवरी 1947 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और नाम इसका बदल गया था 1 अप्रैल 1987 को क्या कर दिया गया, भारत मानक ब्यूरो। और ये क्या करती है, एक फिक्स अमाउंट देती है कि 1 किलो का बटखरा है तो वो 1000 ग्राम का होगा, तो ये ध्यान रखती है कि ये चीज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपका कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका जनेवा में, और इसको भी स्टैब्लिश कब किया गया था, 1947 में। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका भारत मानक ब्यूरो है ये अपना एक क्या करती है, पत्रिका को निकालती है जिसको हम लोग बोलते हैं मानक दूत। क्या बोलते हैं, मानक दूत। और हर महीने एक बुलेटिन जारी करती है जिसमें पहला था स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर, ठीक है, क्या था, स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर, और क्या क्या था, तो स्टैंडर्ड मंथली एडिशन, ठीक है, और क्या था, तो सेंट्रल करंट पब्लिश इंफॉर्मेशन, ये क्या करती है, ये आपका मंथली निकालती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अनपब्लिश स्रोत क्या क्या होता है, तो अनपब्लिश स्रोत में फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका डायरी, लेटर, गवर्नमेंट पेपर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, ये सारा क्या है आपका, ये सारा का सारा आपका अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ, रिसर्च क्या होता है, थेसिस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो रिसर्च रिपोर्ट होता है, बताओ जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वो क्या होता है। तो आप बोलोगे कि देखो जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, जो आपके पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, तो वो जब अपना रिसर्च करते हैं, अपना जब शोध करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना शोध का एक प्रतिवेदन क्या करते हैं, जारी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट बोल देते हैं। और ये किसके अंदर आता है, तो प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, यानी प्राथमिक सूचना के अंदर आता है। क्लियर हो गया। आई होप आपको रिसर्च रिपोर्ट भी समझ में आ गया होगा। फिर आपसे पूछा जाता है रिसर्च मोनोग्राफ किसके अंदर आता है, क्या पूछा जाएगा, रिसर्च मोनोग्राफ। तो आप लोग बोल दोगे कि जो आपका रिसर्च मोनोग्राफ होता है ये आपका किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका प्राथमिक स्रोत के अंदर आता है, और ये अब उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा पेटेंट किसके अंदर आता है, तो देखो दोस्तों जो आपका पेटेंट होता है ये भी आपका प्राथमिक स्रोत होता है। पेटेंट क्या होता है, देखिए पेटेंट का ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई घड़ी बनाया और वो घड़ी आप पहनोगे तो क्या हो जाओगे, गायब हो जाओगे। तो अब इसका मैंने कोई फॉर्मूला तैयार किया होगा जिससे ये मैं बना रहा हूं, है ना। अब मुझे किसी कंपनी से इसका 100 पीस निकलवाना है, तो कल को कंपनी को मैंने ये आइडिया बता दिया, कंपनी इस आइडिया को चुरा सकती है ना, इस कंपनी को आइडिया चुरा सकती है, तो वो कंपनी को फायदा हो जाएगा लेकिन मुझे तो घाटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी को देने से पहले पेटेंट करवा लूंगा। पेटेंट किससे करवा लूंगा, सरकार से। तो सरकार क्या करेगी, बोल देगी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आइडिया है, ये शुभम का है, तो अब से जो भी कंपनी इस घड़ी को निर्माण करेगी, अगर मान लो मैं कंडीशन दे दूंगा कि अगर आप 100 घड़ी निकालते हो तो आपको 1 लाख रुपया देना है, तो अब जो भी कंपनी घड़ी निकालेगी वो मुझे 1 लाख रुपया देगी और उसका पावर मेरे पास रहेगा। तो दैट इज पेटेंट। पेटेंट करवा लोगे तो ये आविष्कार का प्रयोग कोई भी दूसरा आदमी बिना आपके मर्जी के नहीं कर सकता। और ये पेटेंट कहाँ से होता है, तो ये पेटेंट आपको गवर्नमेंट से करवाना होता है। पेटेंट भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपका प्राथमिक स्रोत। स्टैंडर्ड जो कि आपका मानक होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया। मानक जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक आपका राष्ट्रीय स्तर पर होता है, एक आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर में भारत में कौन देखता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और अंतरराष्ट्रीय में आपको बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि आपका जेनेवा में, वो पूरा विदेश में देखता है। यानी भारत बोलेगा कि अब जो 1 किलो का जो है, मान लो जो आपका इंडियन, जो आपका इंटरनेशनल स्तर पे, वो बोला कि अब जो 1 किलो होगा, जो आपका 1 किलो होगा उसके अंदर 500 ग्राम ही आएगा। यानी अगर कोई 1 किलो आम बोलता है तो बस उसको 500 ग्राम दो। ये कौन बोला, ये आपका इंटरनेशनल वाला बोला, ठीक है, जो विश्व भर में काम करता है। तो आप चलिए, चाहे भारत जाइए, चाहे आप पाकिस्तान जाइए, चाहे आप नेपाल जाइए, चाहे आप अमेरिका जाइए, आपको 1 किलो की जगह 500 ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लो वो बोल दिया कि अब 1 किलो जो है वो 1.5 किलो के बराबर होगा, यानी 1500 ग्राम के बराबर होगा, तो अब क्या हो गया, फिर मानक चेंज हो गया और पूरे विश्व में ये चीज होगा। लेकिन जो स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो अगर भारत सरकार बोलेगा कि 1 किलो का मतलब अब 800 ग्राम हो गया, तो ये केवल और केवल भारत के ऊपर लागू होगा। तो ये हो गया आपका मानक, ठीक है, मानक समझ गया।
अब हम लोग बात करते हैं थेसिस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इसको हम लोग शोध प्रबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोध प्रबंध। देखिए, जो आपका थेसिस होता है, तो जब कभी भी आप विश्वविद्यालय में जैसे पीएचडी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो जो आप थेसिस होता है ना, ये आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर को क्या करते हो? सबमिट करते हो। और वो सबमिट करते हो तो वो उस चीज़ के बारे में देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं, ठीक है, आपका जो काम है, जो आप शोध किया है आपने, उसको वो अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो आपका थेसिस होता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? इसको भी हम लोग प्राइमरी सोर्स के अंदर ही रखते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस के बारे में, कि जो आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होता है। अब बताइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान के चलिए संसद में अपना कार्रवाई हो रहा है, तो क्या संसद में सारे लोग को अलाउ है? क्या संसद में सारे लोग को अलाउ है? क्या? तो आप बोलोगे नहीं, संसद में सारे लोग को अलाउ नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वह होता है, संसद में जो जो चीज हुआ उसका घटनाक्रम का जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो क्लियर हो गया। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो होता है, ये आपको एकदम उसी टाइप से इंफॉर्मेशन दे देता है, इसीलिए ये भी आपका प्राथमिक सूचना स्रोत। फिर आपका एक होता है एनुअल रिपोर्ट। जो आपका एनुअल रिपोर्ट होता है, ये क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट स्टूडेंट को जरूरत पड़ता है, जो आपके विद्वान होते हैं उनको जरूरत पड़ता है। ये इसलिए जरूरी पड़ता है, जैसे मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ, चाहे छोड़ो, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे गंगा नदी में बोला गया कि आप गंगा नदी में क्या कीजिए, पुल बनाइए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एनुअल रिपोर्ट मांगूंगा कि गंगा नदी का आप मुझे एनुअल रिपोर्ट दो कि किस टाइम यहाँ पे पानी सबसे ज्यादा होता है, किस टाइम सबसे पानी कम होता है, किस टाइम पे पानी माध्यमिक स्तर पर होता है। अगर मेरे पास ये सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो मैं पुल अच्छे से बना लूंगा। तो ये हो गया आपका एनुअल रिपोर्ट। फिर होता है आपका अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स के बारे में यही बताया, जो क्या है, अभी पूरा नहीं हो चुका है, जो कभी अभी पूरा नहीं है, उस पर अभी और काम बाकी है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं? प्राथमिक सूचना स्रोत के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। किसी कारणवश से वो प्रकाशित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका अनपब्लिश सोर्स आएगा। इसके अंदर आपका डायरी आ जाता है, इसके अंदर आपका पत्र लेटर आ जाता है, इसके अंदर आपका इंस्क्रिप्शन आ जाता है, क्वाइंस आ जाता है, लैबोरेटरी का नेटवर्क आ जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, ओरल हिस्ट्री आ जाता है। ये सारा का सारा आपका किसके अंदर आ जाता है? तो ये सारा का सारा आपका अनपब्लिश्ड के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको प्राइमरी सूचना स्रोत पता चल गया होगा, तो आप इस चीज को रट लो। थेसिस किसके अंदर? याद करो, मेरे साथ बोलो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो फिर भी बोलो, किसके अंदर थेसिस? प्राथमिक सूचना स्रोत। रिसर्च जनरल, प्राथमिक सूचना स्रोत। रिसर्च मोनोग्राफ, प्राथमिक सूचना स्रोत। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, प्राथमिक सूचना स्रोत। पेटेंट, प्राथमिक सूचना स्रोत। स्टैंडर्ड, प्राथमिक सूचना स्रोत। ट्रेड लिटरेचर, प्राथमिक सूचना स्रोत। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, प्राथमिक सूचना स्रोत। न्यूज़पेपर, प्राथमिक सूचना स्रोत। फोटोग्राफी, प्राथमिक सूचना स्रोत। तो इसी के साथ आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हुआ, प्राथमिक सूचना स्रोत कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेकेंडरी और अपना टर्सरी, द्वितीयक सूचना स्रोत और आपका तृतीयक सूचना स्रोत। अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर लेना 9430851094 पे। आपको हैंड रिटन नोट काफ़ी सुंदर से 269 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अगर आप राइटिंग देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया, तो आपको कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये नोट्स एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज है, एक तरह से क्रक्स फॉर्म में, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा कि आप कोई भी किताब को पढ़ पाओ। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए।